हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी की हिंदी की किताब वसंत का पाठ 1 पढ़ेंगे। तो पाठ 1 है लाख की चूड़ियाँ। तो सबसे पहले हम इस पाठ के बारे में जान लेते हैं कि इस पाठ में जो है हम क्या पढ़ेंगे। तो ये जो पाठ है लाख की चूड़ियों के बारे में है। लाख एक ऐसा पदार्थ होता है, जैसे कि मोम होता है तो ऐसे ही लाख जो है एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे पिघलाकर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो कहानी है इस पाठ के लेखक के बचपन की कहानी है कि जब वो बचपन में अपने मामा के यहाँ जाता था तो वहाँ पर जो है एक व्यक्ति लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो यहाँ पर जो है वो अपने बचपन के बारे में बताता है कि अपने बचपन में उसने क्या क्या देखा था और कैसे लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती थी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है इस पाठ में आए हुए नए शब्द देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे नीचे नए शब्द दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नए शब्द। तो यहाँ पर फर्स्ट है चाव। तो चाव का अर्थ होता है चाह, यानी कि रुचि या फिर तीव्र इच्छा। उसके बाद है सलाख। तो सलाख किसे कहते हैं? सलाख कहते हैं सलाई, जो कि आपने अपने घरों में भी देखी होगी, धातु की छड़ जिससे हम जो स्वेटर वगैरह होते हैं आपकी मम्मियाँ जो हैं उन्हें बुनती हैं। नेक्स्ट है मुंगरी। तो मुंगरी किसे कहते हैं? तो मुंगरी का अर्थ होता है गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है, तो उसे मुंगरी कहा जाता है। नेक्स्ट है पैतृक। तो पैतृक किसे कहते हैं? तो पैतृक का अर्थ होता है पूर्वजों का, यानी कि पिता से प्राप्त या पुश्तैनी, जो हमारे पिता हैं उनके जो पूर्वज हैं यानी कि हमारे पूर्वज हैं उनसे हमें जो कुछ चीज़ मिलती है तो उसे पैतृक कहते हैं। नेक्स्ट है खपत। तो खपत का अर्थ होता है माल की बिक्री। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय का अर्थ होता है पैसों से ना खरीदकर एक दूसरे के बदले दूसरी वस्तु लेना, यानी कि हम कोई चीज़ पैसे से ना खरीदकर किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेते हैं तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कसर। तो कसर का अर्थ होता है घाटा पूरा करना या फिर कमी पूरा करना। नेक्स्ट है नाजुक। तो नाजुक का अर्थ होता है कोमल। अब यहाँ पर अगला शब्द है पगड़ी। तो पगड़ी आप सभी जानते होंगे, पगड़ी जो है सिर पर बांधी जाती है, तो सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा यानी कि पाग। नेक्स्ट है मरहम पट्टी। तो जख्म का इलाज करना, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना, उसे मरहम पट्टी कहा जाता है। उसके बाद शब्द आता है मचिया। तो मचिया किसे कहते हैं? तो मचिया बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट। तो सभी के घरों में खाट होती है तो उसे मचिया कहा जाता है। उसके बाद है मुखातिब। तो मुखातिब का अर्थ होता है देख कर बात करना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है डलिया। तो डलिया किसे कहते हैं? तो बांस का बना एक छोटा सा पात्र जिसमें हम फल फूल या कोई भी सामान रखते हैं तो उसे डलिया कहते हैं। उसके बाद है फबना। तो फबना का अर्थ होता है सजना, शोभा देना, यानी कि कोई चीज़ जब हम पहनते हैं, यानी कि कोई बच्चा जब नई चीज़ पहनता है, नए कपड़े पहनता है, तो हम इस तरीके से कहते हैं कि इस पर ये फब रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये कुछ नए शब्द हैं जो कि इस पाठ में आए हुए हैं। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख की गोली यानी कि लाख जो है एक ऐसा पदार्थ है जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, जिसे पिघलाकर सांचे में ढालकर गोल करके चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो जो बदलू है वो चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था, यानी कि बहुत तीव्र इच्छा यही होती थी कि जब मैं वहाँ से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, यानी कि वो जो है बदलू से बहुत सारी गोलियाँ ले लेता, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, यानी कि जो बदलू था वो जो लेखक है उसके मामा के गांव का था, तो इसलिए उसे बदलू मामा कहना चाहिए था। लेकिन वो उसे क्या कहता था? लेकिन मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन कहते हैं आंगन को, यानी कि जो बड़ी सी खुली जगह होती है घर के आगे उसे सहन कहा जाता है, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता।
पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती थी। यानी कि अभी हमने पढ़ा था मुंगेरियां क्या होती है कि जो किसी भी चीज को पीटने के लिए गोल लकड़ी, बेलनुमा आकार देने के लिए मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। यानी कि जो लाख होता है तो लाख की चूड़ियां रंग बिरंगी होती हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया यानी कि खाट पर बैठकर किया करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता। गांव मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता है। यानी कि दोपहर के टाइम जो लेखक है अपने बचपन में बदलू के पास ही पहुंच जाया करता था। वह मुझे लला कहा करता, उसके मामा के गांव का था तो उसे वह लला कहा करता था। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता, यानी कि लेखक के लिए एक खाट मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। यानी कि बदलू जो है सारे दिन चूड़ियाँ बनाते रहता और मैं दोपहर के टाइम वहाँ पर पहुँच जाता और उसे चूड़ियों को बनाते हुए देखते रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। यानी कि नववधु उसे कहते हैं, किसी लड़की की नई नई शादी हुई हो तो उसे नववधु कहते हैं। बदलू मनिहार था। मनिहार यानी कि जो चूड़ियाँ बनाता है, बेचता और पहनाता है तो उसे हम मनिहार कहते हैं। तो वो मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी कि माता पिता से मिला हुआ व्यवसाय था जिसे वह कर रहा था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी कि बहुत यूज हुआ करती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता नहीं था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय हमने अभी नए शब्द में देखा था। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि वह चूड़ियां देता और चूड़ियों को देने के बदले में कोई वस्तु लेता, जैसे कि गेहूं वगैरह, तो वो वस्तु ही लिया करता था, तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य ही जिद पकड़ जाता था। यानी कि जब किसी की शादी हुआ करती तो वहाँ से लोग जो चूड़ियाँ थी, चूड़ियों के जोड़े लेने आता था, तो वह उस समय पर जिद पकड़ जाता और जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त यानी कि फ्री में ही चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी कि बहुत मुश्किल से वो माना था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते वो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। कांच की, जो कि हम अब आजकल पहनते हैं, तो वो कांच की चूड़ियों से बदलू को बहुत ही चिढ़ थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, यानी कि बहुत दुखी हो जाता, उसे बहुत गुस्सा आता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी भी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं और वो बनाता था लाख की चूड़ियाँ, तो वह उत्तर देता कि शहर की बात और है लला, कि वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौच ना आ जाए, यानी कि वो चिढ़ जाता था, इसलिए कहता था कि जो शहर में औरतें रहती हैं कि उनकी जो कलाई है वो शायद लगता है इतनी नाजुक होती हैं कि यदि वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके मौच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता तो वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं हर रोज़ उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वो ये था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। गोलियाँ यानी कि लाख की गोलियाँ बना देता रंग बिरंगी, और मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर, 1-आध यानी कि महीने या फिर 15 दिन, तो उसे हम कहते हैं 1-आध महीना, तो 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, यानी कि उनका ट्रांसफ़र हो गया और एक लंबी अवधि तक
लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, यानी कि अब वो बड़ा हो चुका था, अब उसे उन सभी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने, यानी कि अब राइटर जो है, जो लेखक है, वो बहुत बड़ा हो चुका है। वो समय बीत चुका है जब लोग, वहाँ की जो स्त्रियां थी वो लाख की चूड़ियां पहनती थी। अब सभी के हाथों में, जब वो बड़ा हो गया और वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि सभी के हाथों में कांच की चूड़ियां थी। विरले ही, यानी कि मुश्किल से ही किसी के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा, यानी कि सहसा का अर्थ होता है अचानक, मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू जो है वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। इनकी लेखक जो है अब बदलू से मिलने गया। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, क्योंकि बदलू को जो है उसकी पहचान नहीं हुई। मानो वह अपनी स्मृति पटल पर, यानी कि अपनी याददाश्त पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, यानी कि उसके बारे में सोच रहा था कि ये कौन है। और तब वह एकदम बोल पड़ा कि आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। यानी कि राइटर पूछता है कि अब तुम्हारा काम जो है शायद तुम करते नहीं हो। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। यानी कि अब राइटर ने जो है कहा कि आजकल कांच यूज़ तो करते हैं लेकिन वो बहुत खतरनाक होता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा कि उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, बुढ़ापा आ चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और फिर अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। जो बदलू काका हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें आम खिलाए बिना नहीं भेजूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत यानी कि एक बारी में मैं इससे 4 गुना आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। किसने कहा? राइटर ने कहा कि आपकी तो बात और है। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर, अंजलि यानी कि हाथ में लेकर, दोनों हाथों में मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। क्यों? क्योंकि गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, यानी कि उसके हाथ में लाख की चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। किसका? चूड़ियों का बनाया था।
जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो ये आपका पाठ था लाख की चूड़ियाँ। तो आपको जो है ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको जो है इसमें जो नए शब्द आए हैं उनके अर्थ भी पता चल गए होंगे। तो आप जो है इसे दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.